हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के दर्पण के परावर्तन चैप्टर से दर्पण के रेखीय आवर्धन के सूत्र m = -v/u के निगमन को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस दर्पण के इस टुकड़े को समझेंगे। जो यहाँ टुकड़ा लिया गया है दर्पण के लिए वो हमारे अवतल दर्पण का है और m1 और m2 उस दर्पण का द्वारक है। अब यहाँ पर बिंदु P जो है आप लोग उसको जानते हैं, वो दर्पण का मध्य बिंदु है, अर्थात वो दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे कि जो बिंदु P से लेकर एक PB रेखा गई है वो मुख्य अक्ष की रेखा है और इसी मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु को स्थापित किया हुआ दर्पण के सामने और उस वस्तु की लंबाई को हमने कहा वो AB है। ठीक है। AB जो है वो वस्तु है और उस वस्तु की लंबाई को AB के नाम से शो किया गया है। ठीक। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे। अब आप यहाँ से प्रकाश के परावर्तन के नियमों को अध्ययन करेंगे और गौर करेंगे कि यहाँ पर जो AB नामक वस्तु रखी गई है उससे चलने वाली प्रकाश की किरण अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर है, AD जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अब वो यहाँ से परावर्तित होने के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये तो परावर्तन का प्रथम नियम है, मतलब प्रतिबिंब खींचने का प्रथम नियम है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ये जो आपकी दूसरी किरण जा रही है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ST जो रेखा आपको दिखाई दे रही है वो वस्तु का प्रतिबिंब है। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के कहाँ पर है, नीचे है। वस्तु की लंबाई AB है, ST उस प्रतिबिंब की क्या हो गई है, लंबाई है। ठीक है। और आप यहाँ पर एक तथ्य ध्यान में रखेंगे कि दर्पण अगर अवतल होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होता है और मुख्य अक्ष के नीचे अर्थात उल्टे रूप में बनता है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर रेखीय आवर्धन के सूत्र के लिए प्रस्तुत हुए हैं, उसके सूत्र का निगमन करना है, तो सबसे पहले हम इस चित्र में अंकित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। ठीक है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है जो हमारे निगमन में हमारी सहायता करेगा उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कुछ विशेष प्रकार की दूरियाँ चाहिए और चिन्ह परपाटी का ध्यान रखना है। चिन्ह परपाटी में हम लोगों ने पहले अध्ययन किया हुआ है कि अगर चिन्ह परपाटी में हम किसी भी वस्तु का चिन्ह माइनस और प्लस किस नियम से रखते हैं, तो सबसे पहला नियम है कि अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर किसी माप को लेते हैं तो धन चिन्ह के साथ और मुख्य अक्ष के नीचे अगर किसी माप को लेते हैं तो वो ऋण चिन्ह के साथ लिया जाता है। और फिर आपको बताया गया था कि मुख्य अक्ष के बाईं तरफ अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर हम कोई चिन्ह का प्रयोग करना चाहते हैं तो अगर हम विपरीत दिशा में माप का प्रयोग करते हैं तो ऋण चिन्ह के साथ लिया जाता है। और अगर दर्पण के दूसरी तरफ अर्थात आपतित किरण के ही दिशा में किसी चिन्ह के लिए हम प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका मतलब माप अगर हम दर्पण के दूसरी तरफ लेंगे अर्थात दाहिनी तरफ तो धन चिन्ह के साथ लिया जाएगा। ये तो चिन्ह परपाटी का नियम है। अब यहाँ पर उस नियम का प्रयोग बड़े ही सावधानी से करना है और देखते हैं कि उसके लिए नियम का प्रयोग किस जगह पर किस चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गौर करेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है वो किस तरफ बना हुआ है। वो आपका ST वो दर्पण के सामने बना हुआ है और वस्तु भी दर्पण के सामने रखनी है, ये तो आप लोग को मालूम ही है। इसका मतलब चिन्ह परपाटी के अनुसार आप लोग को बताया गया था कि वस्तु का मान किस चिन्ह के साथ प्रयोग करना है, सदैव ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि उसके जो माप है वो सदैव आपतित किरण के विपरीत दिशा में ही हमको लेनी है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ पर प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण के सम्मुख ही बनना अर्थात वस्तु की तरफ ही बन रहा है, इसलिए V का मान भी हमको ऋण चिन्ह के साथ लेना है। अब रही बात वस्तु की लंबाई और उसके प्रतिबिंब की लंबाई की, तो यहाँ पर हम गौर करेंगे वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर, तो इसका मतलब वस्तु की जो लंबाई है वो धन चिन्ह के साथ ली जाएगी और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई जो लेनी है वो हमको ऋण चिन्ह के साथ लेनी है। तो सबसे पहले ज़रा हम एक पॉइंट कर दें आपको कि आखिर रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है कि किसी दर्पण द्वारा बने हुए किसी प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि जो नाप ली गई हो, जो माप ली गई हो वो मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई हो। मुख्य अक्ष के लंबवत का मतलब मुख्य अक्ष के या तो ऊपर और या तो मुख्य अक्ष के नीचे। ठीक है। तो ये तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा, और रेखीय आवर्धन की परिभाषा के अनुसार हम लोग अगर इसको संकेतों में व्यक्त करेंगे तो m = I/O।
व्हाट इज आई? आई क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब चूंकि हमको एक प्रदर्शित करना है, हमको एक निगमन करना है कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को सिद्ध करते हैं। अब आप देखेंगे कुछ दूरियां जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, यहाँ पर एक दूरी है P और O, यहाँ पर एक दूरी दी गई है आपको P और O। तो P और O क्या है? ये दर्पण के ध्रुव से उस वस्तु के बीच की दूरी है, अर्थात वस्तु की दूरी है। तो PO को हम लोग माइनस U भी कह सकते हैं, अर्थात वो वस्तु की दूरी है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई है, तो माइनस U रखा जाएगा। अब यहाँ पर एक दूरी आपकी और है PS। PS क्या है? दर्पण के ध्रुव से उस प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अर्थात वो प्रतिबिंब दूरी है और वो भी मापी गई है आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो इसको हम रखेंगे माइनस V सिंबल के साथ। ठीक है, तो PO ये आपके वस्तु की दूरी हो गई और PS ये आपके प्रतिबिंब की दूरी हो गई। और आपको मालूम हो चुका है कि ये AB जो हमारा है, AB क्या है? AB वस्तु की लंबाई है, चूंकि वो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई है। तो अगर हम AB को Y1 के नाम से शो करें, तो ये चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई है, अब आप Y1 के नाम से क्यों शो करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति में आपको मालूम है कि क्षैतिज दिशा में x अक्ष होता है और परपेंडिकुलर अर्थात जो लंबवत रूप से रेखा खींची जाती है उसको हम y अक्ष कहते हैं। तो हमने मुख्य अक्ष के ऊपर को Y1 मान लिया और मुख्य अक्ष के नीचे को हमने Y2 नाम ले दिया। अब आप देखें AB जो मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब AB को हम लोग किस नाम से जानेंगे? Y1 के नाम से। अब इसका चिन्ह जो होगा वो होगा प्लस में, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के ऊपर है। दूसरी चीज़, ये जो हमारा ST है ये हमारी है प्रतिबिंब की लंबाई। अब उसका माप कहाँ पर मापा गया? वो मापा गया है मुख्य अक्ष के नीचे। इसका मतलब अगर हमने उसको Y2 माना तो उसका सिंबल हमको रखना होगा माइनस में, क्योंकि उसकी माप जो है वो मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई है। तो बस इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना है और हमें आवर्धन के सूत्र का निगमन बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप इस लाल रंग की रेखा को जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? वस्तु के सबसे ऊपरी सिरे बिंदु A से एक प्रकाश की किरण चलती है और बिंदु P पर टकराती है। बिंदु P पर टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर ये बिंदु T क्या है? उस प्रतिबिंब का ऊपरी सिरा, उसको स्पर्श करते हुए निकल जाती है। तो इसका मतलब हुआ क्या? ये जो AP रेखा है ये तो आपतित किरण हो गई और ये जो PT किरण है ये आपके क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे दो त्रिभुज बना हुआ है ABP। ठीक है, यहाँ पर दो त्रिभुज बना हुआ, आप ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज ABP और एक त्रिभुज बना हुआ है PST, त्रिभुज PST। चलिए हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखेंगे? आपको लिखना होगा ट्रायंगल ABP एवं ट्रायंगल PST में। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पर ध्यान देना है। आप सबसे पहले देखेंगे ये जो आपका कोण है APB, कोण APB यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोण APB है और फिर ये कोण बराबर होगा, और वो किसके कोण के बराबर होगा? कोण SP और T के। किसके बराबर होगा? S और P और T के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भाई ये परावर्तन का नियम है। परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में देखना है। अब आप इस चीज़ को ध्यान में देखेंगे, आप चाहें तो इस रेखा को APB कह दिए, अब इस रेखा को आपने PST कह दिया, तो ये क्यों बराबर हुए? ये हमारे दर्पण द्वारा परावर्तन का नियम होता है। तो आप यहाँ पर उसको मेंशन भी कह सकते हैं। इसने आपने मेंशन किया कि ये परावर्तन का नियम है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर एक और चीज़ बराबर हो रही है। यहाँ पर है AB और P, कोण AB और P। ABP यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, तो एक कोण और है PST, कोण PST। इसमें ये दोनों कोण जो हैं वो हमारे प्रत्येक हैं 90 अंश के।
ठीक है। तो अब आपको मालूम हो चुका कि कोण कोण समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी पी इज सिमिलर टू त्रिभुज पी एस टी। इसमें आपने दिया कि ये जो नियम लगा हुआ है वो हमारा है एंगल एंगल समरूपता, ठीक है। कोण कोण बराबर होने की वजह से ये दोनों त्रिभुज हो गए आपस में समरूप। तो अगर समरूप हो गए तो इसका मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होगा। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी भुजा का अनुपात समानुपाती है। तो हमको लेकिन ये निगमन करते वक्त आपको ये ध्यान भी देना होगा कि हमको किस भुजा की आवश्यकता होगी, उसी भुजा को हम चेक करेंगे। तो या हमको ए बी और एस टी की आवश्यकता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपकी एस टी भुजा है अर्थात एस टी का अनुपात बराबर होगा किसके साथ, ए बी के साथ। एस टी का अनुपात बराबर होगा किसके साथ, ए बी के साथ। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपका पी बी है, एस टी का अनुपात किसके साथ बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, एस टी यहाँ पर ये रेखा है और ये बराबर होगा ए बी के साथ। अब दूसरी चीज़, चूँकि हमने एस टी को पहले लिया इस छोटे त्रिभुज के, इसलिए इसकी आधार भुजा को हम लेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे पी एस, ये हमारा क्या है, पी एस है। अब इसका अनुपात बराबर होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के आधार से, मतलब पी बी, ठीक है। जिस त्रिभुज के अनुपात को हम लोगों ने पहले लिखा उसके आधार भुजा भी पहले आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि आपने एस टी को ही पहले क्यों लिखा। भाई आपको ध्यान में होना चाहिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसका मतलब प्रतिबिंब वाला त्रिभुज हमको अंश के रूप में रखना है और वस्तु की लंबाई वाला ये जो त्रिभुज है उसको नीचे रखना है, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये अनुपात बराबर हो चुके हैं। अब ज़रा आप यहाँ पर एस टी ए बी इन सब के प्रयोग में ज़रा हम इन चिन्हों को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब आप गौर करेंगे यहाँ पर, यहाँ जो एस टी है, एस टी का मान, एस टी क्या है, ये मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब की लंबाई है। तो आप देख लीजिए एस टी को हम यहाँ पर -y2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए बी क्या है, ए बी आपके वस्तु की लंबाई है, तो हमने यहाँ पर रखा +y1। अब पी एस क्या है, पी एस है प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर -v रखेंगे। और यहाँ पर पी बी क्या है, तो P से लेकर B तक की दूरी, पी बी जो है यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ जो आपका पी बी है वो दर्पण से उस वस्तु के बीच की क्या है, दूरी है। तो पी बी को हम लोग -u रखेंगे, ठीक है। सभी सिंबलों का प्रयोग हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे कि यहाँ पर अंश और हर में समान प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए ये जो भिन्न बना हुआ है वो धनात्मक माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम v/u लिख सकते हैं और यहाँ -y2/y1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गणितीय चिन्हों का पक्षांतर का प्रयोग करेंगे। y2/y1 इसको हम लोग कहते हैं कि ये दर्पण का रेखीय आवर्धन है। तो इसको हम लोग किस सिंबल से दिखाएंगे, ये दिखाएंगे m से। और ये जो नेगेटिव का चिन्ह है वो पक्षांतर होके इनके साथ लिखा जाएगा -v/u, ठीक है। उसको हम लोग क्या लिखेंगे, -v/u। और इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया कि दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वो -v/u होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ वेरीफाई किया कि दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है परिभाषा के अनुसार कि किसी दर्पण द्वारा बने हुए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से शो करते हैं, y2, ठीक है। और उस दर्पण के सामने रखे हुए वस्तु की लंबाई जिसको हम लोग कहते हैं O, और हम लोग इसको शो करेंगे y1 से। ये बराबर होता है -v/u के। इस प्रकार हम लोगों ने वेरीफाई किया कि किसी दर्पण के रेखीय आवर्धन में किस प्रकार चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम ये दिखा सकते हैं कि m = I/O = -v/u। बड़े ही सरल तरीके से दो त्रिभुजों को समरूप दिखाते हुए हम लोगों ने दर्पण के रेखीय आवर्धन के सूत्र m = -v/u का निगमन आज समाप्त कर लिया।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पे जो जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। परीक्षा के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।